नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आज आपको विधिक आचार अधिवक्ताओं की जवाबदेही एवं बेंच बार संबंध, लीगल इथिक्स, अकाउंटेबिलिटी फॉर लॉयर्स एंड बेंच बार रिलेशन नामक विषय में बार काउंसिल विधिकी परिषद से संबंधित दूसरे वीडियो में आपको भारतीय विधिकी परिषद के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राज्य विधिक परिषद के बारे में पढ़ा और उसमें यह था कि प्रत्येक राज्य में विधिक परिषद की स्थापना की जाएगी और जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन के आधार पर, नामावली के आधार पर विधिकी परिषद के सदस्यों की संख्या की निर्धारित की जाएगी कि उसमें सदस्य कितने होंगे। तो 5000 तक 10 थे, 5000 से 10,000 तक निर्वाचन हो तो 20 थे और 10,000 से अधिक हो तो 25 सदस्यों के बारे में था। और राज्य का महाधिवक्ता वो उसका पदेन सदस्य होता था और वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा उनका निर्वाचन होगा बार काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। इसके अलावा भारतीय विधिकी परिषद के बारे में हम देखेंगे कि धारा 4 भारतीय विधिकी परिषद के बारे में उत्पन्न कर दिए। धारा 4(1) भारतीय विधिकी परिषद के संगठन के बारे में उपबंध करती है कि उन राज्य क्षेत्रों के लिए जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, भारतीय विधिकी परिषद के नाम से ज्ञात एक विधिकी परिषद होगी जिसमें ये सदस्य होंगे: भारत का महान्यायवादी पदेन, भारत का महासॉलिसिटर पदेन। प्रत्येक राज्य विधिकी परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित एक सदस्य। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 4(1)(a) ये स्पष्ट करती है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय विधिकी परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसके पास धारा 3 की उपधारा 2 के परंतुक में विनिर्दिष्ट अर्हताएं न हो। इसी अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार भारतीय विधिकी परिषद का एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होगा जो उस परिषद द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किया जाएगा जो विहित की जाए। धारा 4(1) में भारत का महान्यायवादी, भारत का महासॉलिसिटर पदेन जो भी पद पे होगा और प्रत्येक राज्य विधिक परिषद जो कि धारा 3 में दी गई है उससे निर्वाचित सदस्य इसके अंदर सदस्यों के रूप में हो, एक एक सदस्य हो गया। इसके अलावा भारतीय विधिक परिषद के सदस्य जो कि राज्य परिषद द्वारा निर्वाचित होंगे उनकी पदावधि क्या होगी? राज्य विधिक परिषद के ऐसे सदस्यों की दिशा में जो पदेन धारण करता हो उसके निर्वाचन की तारीख से 2 वर्ष होगी या उस अवधि तक होगी जिसको वह राज्य विधिकी परिषद का सदस्य न रह जाए। इनमें से जो भी अवधि पहले हो, यानी कि राज्य विधिक परिषद द्वारा जो सदस्य निर्वाचित किया जाएगा भारतीय विधिकी परिषद के लिए वो 2 वर्ष के लिए होगा। अगर 2 वर्ष से पहले वो उस अपने राज्य विधिक परिषद का सदस्य नहीं रहता तो वो फिर 2 वर्ष से तक रहेगा। तो जो भी अवधि पहले हो जाएगी उस अवधि के लिए वो भारतीय विधिकी परिषद का सदस्य रहेगा। अब भारतीय विधिक परिषद की शक्तियाँ एवं कर्तव्य क्या है? भारतीय विधिकी परिषद एक शाश्वत उत्तराधिकार सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय है जिसे स्थावर तथा जंगम
दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित तथा धारण करने तथा संविदा करने की शक्ति तथा भारतीय विधिक परिषद के नाम से वाद ला सकती है अथवा उसी नाम से उस पर वाद लाया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 13 स्पष्ट करती है कि विधिक परिषद या उसकी समिति द्वारा किया गया कोई भी कार्य केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि यथास्थिति परिषद या समिति से कोई रिक्त विद्यमान थी या उसके गठन में कोई त्रुटि थी। अब यहाँ दो मुख्य बातें हैं कि भारतीय विधिक परिषद को विधिक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति माना गया है जिसका परपेचुअल सक्सेशन है, शाश्वत उत्तराधिकार है कंपनी की तरह। उसकी सामान्य मुद्रा है यानी कि सील, एक निगमित निकाय है, कॉरपोरेट वो है कॉरपोरेशन है, और स्थावर तथा जंगम दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की उसमें एक व्यक्ति के समान है। ये संविदा कर सकता है अपने नाम से वाद ला सकता है और इसके वाद भी लाया जा सकता है, मतलब इस पर वाद दायर किया जाता है इसके नाम पे भी। तो अधिवक्ता अधिनियम की धारा 7 के अनुसार भारतीय विधिक परिषद के कृत्य क्या होंगे, वो ये हैं अधिवक्ताओं के लिए वृत्तिक आचार तथा शिष्टाचार के लिए मानक निर्धारित करना, अपनी अनुशासन समिति द्वारा प्रत्येक राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारण करना, अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा हितों की रक्षा करना, विधि सुधार का उन्नयन और उसका समर्थन करना, इस अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाली किसी ऐसे मामले में कार्रवाई करना और उसे निपटाना और उसे किसी राज्य विधिक परिषद द्वारा निर्दिष्ट करना, राज्य विधिक परिषदों का साधारण पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण करना, विधि शिक्षा का उन्नयन करना और ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले भारत के विश्वविद्यालयों और राज्य विधिक परिषदों से विचार विमर्श करके ऐसे मानक निर्धारित करना, राज्य विधिक परिषदों का साधारण पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण करना, ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देना जिनका विधि की उपाधि अधिवक्ता के रूप में नामांकित किए जाने के लिए अर्हता होगी और उस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालयों में जाना और निरीक्षण करना, विधिक विषयों पर प्रतिष्ठित विधि शास्त्रियों द्वारा परिसंवादों का संचालन और वार्ताओं का आयोजन करना और विधिक रुचि की पत्र पत्रिकाएं और लेख प्रकाशित करना, विहित रीति से निर्धनों को विधिक सहायता देने के लिए आयोजन करना, भारत के बाहर प्राप्त विधि की विदेशी अर्हताओं को इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ताओं के रूप में प्रवेश पाने के लिए प्रयोजन से पारस्परिक आधार पर मान्यता देना, विधिक परिषद की निधियों का प्रबंध करना और उनका विनिधान करना, अपने सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था करना, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विधिक परिषद को प्रदत्त अन्य सभी कृत्यों का पालन करना, इससे पहले जो भी कार्य है उनके लिए सभी जो आवश्यक कार्य करना। इस प्रकार हमने देखा कि जो भारतीय विधिक परिषद है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसका मुख्य कार्य अधिवक्ताओं के आचार व्यवहार के तो सही है, साथ में विधिक शिक्षा से जो उन्नयन के लिए कार्य हैं वो भी करता है। इस कार्य में जो मुख्य कार्य है वो है कि जहाँ पर विधिक की शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर अधिवक्ताओं का निर्माण होता है, ऐसे संस्थानों को मान्यता प्रदान करना और उनके समय समय पर जांच द्वारा निरीक्षण द्वारा गुणवत्ता को ध्यान रखना।
इसी प्रकार धारा 7(1) में यह है कि निर्धन, निशक्त और अन्य अधिवक्ताओं के कल्याणकारी समितियों का संचालन भी करती है, उनको वित्तीय सहायता भी देती है बार काउंसिल। तो इस प्रकार जो हमने देखा कि भारतीय विधिक परिषद के जो कार्यधारा 7 में दे रखे हैं, उन कार्यों का विस्तृत विवरण क्या है वो मैं आपको अधिनियम की जो धारा है वो एक बार बता देता हूँ। इसमें धारा 20 अधिवक्ताओं के रूप में प्रविष्ट करने का अधिकार बताती है, और धारा 9 वो समिति तथा कर्मचारी वृंद की नियुक्ति के बारे में बताती है। इसी प्रकार धारा 12 लेखा इत्यादि की तैयारी एवं व्यवस्था के बारे में करती है। भारतीय विधिक परिषद ऐसी लेखा बहियाँ तथा अन्य बहियाँ ऐसे रूप में और ऐसी रीति से रखेगा जो विहित की जाए। भारतीय विधिक परिषद के लेखाओं की लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम 1956, जो अब तो बदल के 2013 हो चुका है, के अधीन कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से अहरित लेखा परीक्षक को ऑडिटर एग्जामिनर के द्वारा की जाएगी। नियम बनाने की शक्ति भारतीय विधिक परिषद अधिवक्ताओं अधिनियम की धारा 15 के प्रयोजन के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति रखती है। धारा 15 की उपधारा 2 ही उपबंध करती है कि विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता एवं प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित उपबंध कर सकेंगे। इसमें कई विस्तृत नियम हैं जो मैंने आपको PDF के द्वारा बता दिए हैं। और धारा 36 कहती है वृत्तिक या व्यावसायिक तथा अन्य औचार के लिए दंड देने की शक्ति है अधिवक्ताओं को। अपीली शक्ति है अधिवक्ताओं को। अधिनियम धारा 37 भारतीय विधिक परिषद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत दिए गए राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति के सदस्यों के विरुद्ध की गई अपील को सुन सकती है। इसके अनुसार किसी राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति की धारा 35 के अंतर्गत दिए गए आदेश राज्य के महाधिवक्ता के आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश की संसूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर भारतीय विधिक परिषद को अपील कर सकेगा। अन्य शक्तियाँ भी भारतीय विधिक परिषद को होती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय विधिक परिषद का मुख्य कार्य जो है वो अधिवक्ताओं के नामांकन से संबंधित है, और जो विधिक शिक्षा है उसके बारे में भी, उसके उन्नयन के बारे में भी, देखरेख के बारे में भी भारतीय विधिक परिषद का योगदान रहता है। धन्यवाद।